तो अपन ने कल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, जहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाती है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। और क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर ये कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 2 वैलेंसी इस कार्बन की और यहाँ भी 2 वैलेंसी इस कार्बन की। मॉलिक्यूल एक प्लेन में रखा जा सकता है, इस मॉलिक्यूल को अपन प्लेन में रख सकते हैं। तो प्लेन में रख सकते हैं, तो प्लेन में अगर ये कोई ग्रुप ए जुड़ा हुआ है इसके साथ और यहाँ बी ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी अगर ए और बी ग्रुप जुड़े हुए हैं या सी एंड डी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ अगर देखते हैं तो ए और ए नजदीक में है, 90 डिग्री के एंगल पर है, और बी और बी भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। इसका एक दूसरा आइसोमर भी हो सकता है जिसमें देखो बॉन्डिंग कहीं चेंज नहीं होगी, केवल स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, बॉन्डिंग चेंज नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन के साथ ए और बी जुड़े हुए थे तो कार्बन के साथ ए और बी जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और इधर भी कार्बन के साथ ए और बी जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों ओरिएंटेशन को अगर हम देखते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। यहाँ पर ए और ए डिस्टेंस पर पहुंच चुके हैं, 180 के एंगल पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ बी और बी भी 180 के एंगल पर पहुंच चुके हैं, जबकि यहाँ पर ए और ए या बी और बी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर थे। तो रिपल्सन की बात करें तो सेम ग्रुप रिपल्स ज्यादा करते हैं, तो ए का ए के साथ रिपल्सन यहाँ कम है और यहाँ पर ए का ए के साथ रिपल्सन ज्यादा है। ज्यादा रिपल्सन है तो कम स्टेबल हो गया ये आइसोमर, है ना, और ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 अलग अलग आइसोमर बनने के चांस है और बनेंगे, केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनेंगे ही बनेंगे, ठीक ना। तो ये अगर 2 आइसोमर बनेंगे तो इन आइसोमर्स को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह देते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिएगा कि ए और बी ग्रुप की जगह पे अगर मैं इसको मैं दूसरा कोई कंपाउंड लिखूं, ए और बी को अभी हाइपोथेटिकल मान रहे थे, अब मैं प्रैक्टिकली बात कर दूं तो मैंने यहाँ ए की जगह पर लिख दिया CH3 और बी की जगह पर मैंने ले लिया H। ऐसे ही यहाँ पर ए की जगह पर ले लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया H। ये CH3, ये H और यहाँ H और CH3, ये 2 आइसोमर इसके दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो इस कंपाउंड को हम पहचानेंगे, ये कंपाउंड कौन सा है। ये कंपाउंड मेरे विचार से 2 ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 ब्यूटीन हो गया। 2 ब्यूटीन के, अब देखो 2 ब्यूटीन आप कहते हो देते हैं कि हाँ 2 ब्यूटीन है, लेकिन कौन सा वाला 2 ब्यूटीन है। ये वाला 2 ब्यूटीन अलग है और ये वाला 2 ब्यूटीन अलग है। यहाँ पर मिथाइल मिथाइल आपस में रिपेल मारेंगे, है ना, और यहाँ पर रिपल्सन कम है। तो 2 ब्यूटीन के 2 आइसोमर आप देखने को मिल रहे हैं। कौन से वाले, एक तो ये है जिसमें कि सेम ग्रुप नजदीक है, सेम ग्रुप नजदीक होते हैं तो उस आइसोमर को अपन क्या बोल देते हैं, सिस, क्या बोल देते हैं। और जब अपोजिट चले जाते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन को सिस और ट्रांस का ध्यान रखते हुए आगे पढ़ना होता है, ठीक ना। इस एग्जाम्पल को कल तो लिख लिया था, तो आगे चले इसको। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है। अभी तो अपन ने केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू देखा है इसको, तो कहाँ कहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है वो अपन अभी देखने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी तो अपन इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें C और C में डबल बॉन्ड होता है, जैसे अभी देखा 2 ब्यूटीन है। दूसरे कंपाउंड अपन को और भी पढ़ने हैं, वो है जहां पे कि C और N में डबल बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड भी अपने को पढ़ने हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तीसरे और कौन से कंपाउंड पढ़ने हैं जहां पर कि N और N में डबल बॉन्ड होगा, वो वाले कंपाउंड भी अपन को इसमें पढ़ने हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी और भी है, क्या, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, क्योंकि प्लेन में होती है ना साइक्लोएल्केन, बोलो, साइक्लोएल्केन प्लेन में होती है ना। साइक्लोहेक्सेन की अगर बात ना करें तो बाकी सारी साइक्लोएल्केन तो प्लेन में होती है, तो साइक्लोएल्केन भी प्लेन में होती है। तो प्लेन के जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, मॉलिक्यूल में प्लेन है, मॉलिक्यूल को प्लेन में रखा जा सकता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के चांसेस में चला जाता है। तो ये 4 कंपाउंड्स के थ्रू अपने को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं कौन सा, C डबल बॉन्ड C कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो लिख लो जरा इनको। तो पहले कंपाउंड पढ़ लेते हैं, C डबल बॉन्ड C कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो C और C में अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशनल ये है कि आपके ग्रुप्स तो कम से कम वेरी करें। एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांस नहीं बनेंगे। कैसे, अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये C और C में डबल बॉन्ड है, ये कोई कंपाउंड है, और यहाँ पर कोई ग्रुप
मान लीजिएगा कि ये जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये कंपाउंड है, तो ये इसका एक आइसोमर मैंने लिख दिया है आपके आगे। इसका दूसरा आइसोमर भी बन सकता है, और दूसरा आइसोमर क्या बनेगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक ना, इथाइल और हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन एंड इथाइल ग्रुप। अब इस कंपाउंड को अगर हम देखें, ये दोनों कंपाउंड सारा कुछ तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बॉन्डिंग भी सेम रही, लेकिन बदला क्या, बदला केवल ओरिएंटेशन, स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया। और ये एक दूसरे में चेंज नहीं होते, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये शिफ्टिंग नहीं होती, घूमता नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड घूमता है, डबल बॉन्ड थोड़ी ना घूमता है, तो ये फिक्स हो गया। तो यानी ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। तो ये इस वाले आइसोमर को मैं नाम दूंगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इस वाले आइसोमर को क्या बोल देते हैं, सिस बोल देते हैं, और ये वाला क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी होता है तो सिस और ट्रांस टाइप के आइसोमर बनते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसको सिस किसको ट्रांस कहना है, लिख लिया। दूसरा है सी डबल बॉन्ड एन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है और कार्बन की 4 होती है, तो यहां तो नो डाउट कार्बन की अगर 4 है तो कार्बन पे तो 2 ग्रुप आप जोड़ सकते हो। मान लीजिएगा कि H, एक पे H लिख दिया, एक पे CH3 लिख दिया, पर नाइट्रोजन की तो वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 तो कंप्लीट हो गई। तीसरे पे क्या है, तीसरे पे तीसरी वैलेंसी पे हाइड्रोजन सेट कर देगा वो, ठीक है, लेट दिस इज हाइड्रोजन उसने अपने सेट कर लिया। चौथे के लिए, लेकिन नाइट्रोजन प्लेन में तो है ना, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp2 ही हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा क्या हो गया, लोन पेयर। अरे बोलो, लोन पेयर हो गया। तो क्या हुआ, ये प्लेन में हो गया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेन में तो है ही। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सामने है बिल्कुल, केवल हाइड्रोजन को देखेंगे आप, क्योंकि दूसरी चीज तो है ही नहीं ना, तो केवल हाइड्रोजन को अगर अपन देखेंगे तो ये किस टाइप का आइसोमर हो गया, सिस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सिस को अपन सिन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिन कह देते हैं, तो ये सिन हो गया, सिस की जगह सिन वर्ड यूज कर लेते हैं, ये सिन हो गया। और दूसरा इसका बनाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, और कुछ इस तरीके से HCH3, और हाइड्रोजन अब की बार क्या हो गया, नीचे पहुंच गया, लोन पेयर ऊपर पहुंच गया, ये कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। इसको अपन एंटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंटी, सिन और एंटी। जब कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए सिस को सिन लिख देते हैं और ट्रांस को एंटी लिख देते हैं, नोट करिएगा। तीसरे कंपाउंड जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा, ठीक ना, ऐसे कंपाउंड्स को अपन एजो कंपाउंड कह देते हैं। एजो कंपाउंड बताया था नॉमेनक्लेचर के दौरान, जब नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एजो लिख देते हैं। तो एजो कंपाउंड्स में देखिए तो एन डबल बॉन्ड एन कंटेनिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, sp2 है तो प्लेनर ट्राइगोनल, तो प्लेन में मिलेगा। तो इसको जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये इसकी एक वैलेंसी तो बची ना, अरे एन डबल बॉन्ड एन 2 तो कंप्लीट कर ली, तीसरी तो बची, तीसरी बची, तो तीसरी पे मैं एक ग्रुप जोड़ देता हूं। मान लीजिएगा कि यहाँ पे कोई कार्बन चेन जोड़ देता हूं मैं, CH3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, तो एक लोन पेयर होगा, ठीक ना। और ये इधर भी एक CH3 मैंने जोड़ रखा है, ठीक है। ये कैसा दिखाई दे रहा है, मिथाइल मिथाइल एक जगह पे आ चुके हैं, तो सिन हो गया, है ना, इसका नाम हो गया सिन एजोमीथेन। क्या, सिन एजोमीथेन। सिन एंटी कैसे हो जाएगा कि जब दोनों मिथाइल क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में चले जाएंगे, तो उसको अपन एंटी कह देंगे, है ना, लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, रिपल्सन कम हो गया, है ना, ये कौन सा हो गया, एंटी। इधर भी सिन और एंटी यूज करते हैं,
ठीक है। सिन और एंटी कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, चले आगे। अभी देखिए चौथे टाइप के जो कंपाउंड अपन ने देखे वो कौन से, साइक्लिक। और साइकिल चूंकि प्लेन में होती है, 5 कार्बन तक तो प्लेन में रहती हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में जरा देखिएगा, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में किस तरीके से अपन इसको सिस और एंटी या सिस और ट्रांस अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये एक साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन में CH2 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 तीनों CH2 है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके इन सबके पास 2 हाइड्रोजन है। इसको दोबारा से बनाएं। साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होंगे। अरे 2 वैलेंसी तो एक प्लेन में होती है ना sp3 हाइब्रिडेशन में, और 2 प्लेन के बाहर होती हैं, तो ये प्लेन के बाहर वाली वैलेंसी जिनमें कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और हाइड्रोजन को हटा करके, अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैं कोई ग्रुप जोड़ दूं मिथाइल, ठीक है, और इधर भी किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैं इसमें मिथाइल जोड़ देता हूं, तो देखिए जरा यहां पर सेम ग्रुप एक साथ आ गए, तो ये कौन सा आइसोमर, सिस, ये हो गया सिस 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका एक और आइसोमर बनेगा, तो इसका एक और आइसोमर अपन देखते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा कि एक CH3 तो ऊपर है, दूसरे वाले का CH3 क्या है, नीचे है, H और H। ये भी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन कौन सा वाला, ट्रांस है, इसमें भी अपन इसको ट्रांस बोल देंगे, ठीक है ना। तो सिस और ट्रांस साइकिल में भी मिलता है। चले आगे। अब साइक्लिक कंपाउंड के बाद अभी अपने को कुछ और भी देखना है जिसमें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अपन और 2 कंपाउंड अलग से देख लेते हैं किन किन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक होते हैं स्पाइरो, ठीक है ना, स्पाइरो कंपाउंड्स। अब स्पाइरो क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड मैंने आपको बताया था, ऐसे रिंग्स जो कि फ्यूज हो जाती हैं जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है, तो उनको अपन स्पाइरो कह देते हैं। स्पाइरेन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, स्पाइरो या स्पाइरेन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। कैसे, तो देखो जरा, ये एक कंपाउंड है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक ना, और साइक्लोब्यूटेन है तो इस पे 2 वैलेंसी होंगी। अरे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे, उनमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके मैंने CH3 लगा दिया, इधर H लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी होंगी, दोनों हाइड्रोजन हटा करके मैंने इसमें 2 कार्बन फ्यूज कर दिए इसके साथ, तो स्पाइरेन बनाया स्पाइरेन, ठीक है। अब जरा देखें, तो देखो जरा यहां इन 2 रिंग्स में अगर हम बात करें तो ये 2 रिंग्स किस तरीके से हैं। ये 2 रिंग, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन में, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 सबका ही है, इस वाले का sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि 2 वैलेंसी तो प्लेन में होती है 109 डिग्री 28 मिनट में, एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ये 2 वैलेंसी, तो लेकिन ये वाली जो 2 वैलेंसी है ये क्या होंगी, प्लेन से बाहर होंगी, तभी तो 109 डिग्री 28 मिनट सेट हो पाएगा, अदरवाइज तो 90 का हो जाएगा ना प्लेन में। तो जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन में होता है तो 2 वैलेंसी तो क्या होती है, प्लेन में, और बाकी 2 क्या होती है, प्लेन से अंदर और बाहर होती हैं। कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि 2 कॉपियां दीजिएगा तो मैं आपको बताऊं कि 2 कॉपी में लेकर के बता सकता हूं कि 2 वैलेंसी कहाँ होंगी और बाकी 2 वैलेंसी कहाँ होंगी। अभी देखो ये जो कार्बन है, ये मान लीजिएगा कि ये सेंटर में है, ये इधर इस सेंटर में है कॉपी के में, ठीक है ना, और तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मैं देखता हूं तो इसकी 2 वैलेंसीज जो है, ये वैलेंसी
ये रिंग्स कुछ ऐसे हैं, ये कार्बन स्पाइरो वाला कार्बन हो गया जो कि दोनों में कॉमन हो गया। अब देखो इसकी दो वैलेंसी क्या है बोर्ड के प्लेन में, ये वाली, इसको ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे बता देता हूं, ये दो वैलेंसी जो है बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रही है। अरे ये बोर्ड का प्लेन ही तो है ये दो, और बाकी दो वैलेंसी कहाँ है, बोर्ड के प्लेन के अंदर और बाहर है। यानी ये वाली रिंग तो ऐसे है और ये वाली कैसे है, ऐसे है, बोलो ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 डायमेंशनल हो गया ना, एक्स एक्सिस भी गिर गया, वाई एक्सिस भी गिर गया और जेड एक्सिस भी गिर गया, हो गया ना। तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है ये। तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों रिंग तो ऐसे हो गई ना, प्लेन में होना चाहिए ना। लेकिन अगर इसमें एक रिंग और जोड़ दिया जाए, स्पाइरो है, स्पाइरेन तो कितने भी लंबी हो सकती है, एक रिंग और अगर इसमें जोड़ दी जाए तो बताओ ये वाली रिंग कहां आएगी, प्लेन में या प्लेन के अंदर और बाहर? ये प्लेन में आ जाएगी ना वापस, बोलो। क्योंकि देखो अगर मैं वैलेंसीज को, कार्बन की 4 वैलेंसीज को इसकी दिखाता हूं वेज डैश फार्मूला से, वेज डैश का मतलब मैं इसको डार्क कर दूंगा, इस वैलेंसी को। डार्क वैलेंसी का मतलब क्या है कि ये वैलेंसी प्लेन से बाहर आ चुकी है, ठीक है ना, ये वैलेंसी प्लेन के बाहर आ चुकी है। ठीक है ना, ये वैलेंसी प्लेन के बाहर आ चुकी है। और दूसरी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, प्लेन के अंदर होगी ना। अरे ये वाली वैलेंसी प्लेन के अंदर होगी ना, तो ये बाहर है इसलिए उभरी हुई है, डार्क दिखा दिया। और वो वैलेंसी जो कि प्लेन के नीचे जा चुकी है, तो जो पीछे जाती है चीज उसको कैसे दिखाते हैं अपन, डैश करके, कल भी तो देख रहे थे, है ना। तो दूसरी जो वैलेंसी है उसको हम डैश करके दिखाएंगे। तो कैसे, ये रही डैश का मतलब क्या हो गया, ये वाली वैलेंसी इन दोनों कार्बन की क्या है, प्लेन से अंदर बाहर है। अब चूंकि ये दो वैलेंसी अंदर बाहर होगी तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वाली वैलेंसी क्या होगी, प्लेन में हो जाएंगी ना। अरे इस कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 2 तो प्लेन के अंदर बाहर हो गई, 2 प्लेन में होंगी ना। तो यानी ये वाली रिंग और ये वाली रिंग क्या हो गई, प्लेन में आ गई, बीच वाली ऐसे रह गई, 2 वैलेंसी तो क्या हो गई, प्लेन में होगी ना, 2 सॉरी रिंग, ये वाली और लास्ट वाली रिंग क्या होगी, प्लेन में, और बीच वाली कैसी होगी, परपेंडिकुलर। लेकिन ओवरऑल अगर देखें मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, इसमें शुरू से ले लेके और लास्ट तक अगर अपन देखते हैं तो दोनों रिंग क्या हो गई, प्लेन में। अब प्लेन में है तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये CH3 और ये H अगर है तो ये कैसा मॉलिक्यूल माना जाएगा, सिस या ट्रांस, सिस माना जाएगा, ठीक ना। और इसका दूसरा आइसोमर अगर अपन बना दे तो दूसरा आइसोमर भी बना सकते हैं इसका, क्या होगा कि ये 2 वैलेंसी तो क्या है कि ये प्लेन से बाहर है ना। और ये CH3 था, ये H था, तो ऊपर क्या आना चाहिए, H, और ये CH3 अपोजिट साइड में चले गए हैं तो क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे भी दिखाई जाती है, स्पाइरेन्स में भी, ठीक ना। स्पाइरेन भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैसे, ऐसे तो बार बार अगर आप स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कुछ आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं, अगर नंबर ऑफ रिंग्स ऑड है तो क्या होगा, तो GI दिखाई जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर नंबर ऑफ रिंग्स इवन है, नंबर ऑफ रिंग्स अगर कैसी है, इवन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल कंसीडर करेंगे अपन शुरू से लास्ट तक। तो आप नंबर ऑफ रिंग्स गिनिएगा, पता चल जाएगा आपको। स्पाइरेन में नंबर ऑफ रिंग्स अगर इवन है तो जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, और अगर ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। आप इसको नोट करिएगा। तो आगे चलते हैं। स्पाइरेन के बाद अब अपन बात कर लेते हैं अलीन्स की। अलीन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब अलीन होता क्या है, तो पहले अलीन को समझिएगा। अलीन किसको कहते हैं, अलीन, स्पाइरेन तो आपने देखा रिंग्स जो कि एक कार्बन कॉमन होकर के और आगे बढ़ती चली जाती हैं, उनको तो स्पाइरेन कहते हैं। अलीन किसको कहते हैं, जब डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आते चले जाए, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड सब में लगातार आता चला जाए बिना किसी गैप के,
तो उसको अपन क्या कह देते हैं, अलीन कह देते हैं। तो अलीन का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अलीन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आ चुका है और साइमल्टेनियसली दूसरा डबल बॉन्ड भी आ जाए, लगातार डबल बॉन्ड आते चले जाए, तो ये क्या बन गया, एक अलीन बन गया, ठीक ना। अब अलीन में मैं आपको बताऊं अलीन क्या है, अलीन में ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड प्लेन में है, मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड के प्लेन में है ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी देखिए जरा, अलीन में ये वाला पाई बॉन्ड आपका प्लेन में है, ठीक है, और जबकि जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है। sp हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो उसने दो लीनियर ज्योमेट्री बना ली, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बने ना, ये तो px से बना होगा, तो दूसरा किससे बना होगा, इसके py से, तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये दोनों जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक ना, यानी प्लेन से बाहर हो चुका है ये, ठीक है। तो अलीन में अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है अपने को, अलीन में अपने को दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तो बोर्ड के प्लेन में है, जबकि दूसरा वाला पाई बॉन्ड कहां चला गया, प्लेन से बाहर आ चुका है, प्लेन के परपेंडिकुलर हो चुका है। तो यानी ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, बोलो, ये वाला कार्बन जो है बीच वाला, ये इधर तो ये प्लेन में बना रखी है और इधर क्या हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक ना। तो यानी अगर दो साइमल्टेनियसली बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड अगर साइमल्टेनियस है तो दोनों प्लेन से बाहर हो गए, बाहर हो गए, तो जरा देखिए इसकी दो वैलेंसी थी, ये तो ये प्लेन में था, तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में था, तो इसमें अगर कोई ग्रुप ए और बी जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो इधर भी दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन से, ए एंड बी, लेकिन वो तो प्लेन कौन से बदल गए, अरे थ्री डायमेंशनल हो गया, और थ्री डायमेंशनल जब मॉलिक्यूल हो जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। तो यानी क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं ना। तो अपन एक जनरल बात कह देते हैं, अलीन में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होंगी। कब शो होगी, जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो यानी यहां लिख सकते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं क्या, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ना, अलीन की बात चल रही है, केवल हर एक के लिए अप्लाई नहीं है। आप अलीन देखें, अलीन किसको कहते हैं, लगातार डबल बॉन्ड। अगर अलीन दिखे तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर कैसे हैं, इवन है, तो क्या करेंगे, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो गए तो एक प्लेन में आ जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे है, ऑड है, ऑड है, तो क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं, अगर एक होता डबल बॉन्ड तो दिखाता ना, तो दिखाता ना, एक तो ऑड हो गया ना, 1 3 5 7 दिखाएंगे ना, तो बस। तो मैं एक और अलीन लिख देता हूं यहाँ, एक अलीन और लिख देता हूं यहाँ, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो गए, तो ये तो प्लेन में आ गए ना, पहला और लास्ट वाला। तो ये अगर ए है और ये बी है, और इसके साथ अगर ए है और ये बी है, तो कौन सा आइसोमर हो गया, ये सेस है ना, और अपोजिट कर देंगे तो ट्रांस बन जाएगा। अब अभी अपन ने ये देख लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां पर पॉसिबल है और किस किस तरीके से उसके आइसोमर्स को अपन निकालते हैं। आगे देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद। अब अपन वापस से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को वापस से लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स पर अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि अपने को क्या मिल जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस या जो भी है, थोड़ी प्रैक्टिस अपने को मिलने के चांस है। जैसे मैं इसमें एक कंपाउंड लिख रहा हूं, आप इसको मेरे को बताएंगे कि ये किस टाइप का कंपाउंड है जो कि मैंने आपको लिख दिया है। ये क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही काफी नहीं है, दोनों कार्बन पर ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एक कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, वो दोनों अलग अलग भी होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, देखिए जरा थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें, तो यहाँ पे क्लोरीन है, इस पर H है, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर H है, इधर भी H है। अरे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, नहीं ना, सेम हो गए ना। बोलो, एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। आप खुद देख लो, क्या कहोगे इसको, सिस या ट्रांस, नहीं कह पाओगे। इसको तो सिस कहेंगे ना, ये तो सिस हो गया ना, लेकिन ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं बना ना,
कंपाउंड तो है लेकिन ये इसकी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए तब आएगा। तो इसको मैं मिटा करके दूसरी बार फिर से लिखता हूं। तो इसका दूसरा फॉर्म लिख देता हूं। तो अब आप बताएंगे ये किस टाइप का, देखिए H और ये H क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया है ना। और अगर इसका आईयूपीसी नेम देंगे तो क्या इसका आईयूपीसी नेम देंगे, इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा, है तो दोनों एक ही चीज, नाम तो कॉमन ही आएगा क्योंकि 1 पर क्लोरीन है और 2 पर क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गए, तो 1 और 2 पर डाइक्लोरो हो गया, 1 2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन की चेन है H इन 1 2 डाइक्लोरो इथीन इसका। हाँ अब सिस है तो सिस लगाएंगे और ट्रांस है तो ट्रांस लगाएंगे, है ना। तो सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन इसका नाम है और ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन दूसरे कंपाउंड का नाम है। ठीक है, लगा सकते हैं आप। एक और कंपाउंड लिखते हैं, कॉमन नेम देंगे। तो जैसे ये C डबल बॉन्ड C है और ये COOH है और ये COOH है और यहाँ पर अपने H है और यहाँ पर H है। अगर इसको हम देखें तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का वैसे कॉमन नेम भी है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ये मलैइक एसिड, है ना, मलैइक एसिड इसको कह देते हैं। ठीक है, ये मलैइक एसिड आपने पढ़ रखा है, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है तो बताएंगे मलैइक एसिड आपने पढ़ रखा है ना। अगर मलैइक एसिड से अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो एक और मैं इसका दूसरा आइसोमर बनाता हूँ। ये सिस है या ट्रांस है, सिस है, सिस है, COOH और H और एक तरफ हो गए तो ये सिस हो गया, ये सिस फॉर्म होती है। जब ये सिस होता है तो इसको मलैइक एसिड कह देते हैं, लेकिन जब ये ट्रांस हो जाएगा तो फिर अपन इसको मलैइक एसिड न कह के दूसरा एक नाम देंगे, पहचान में आए तो बताना जरा। इसका नाम हम देंगे जब ये ट्रांस पोजीशन में पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर COOH अपोजिट साइड में पहुंच चुके हैं और H भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में पहुंच चुके हैं, ट्रांस हो गया ये। इसके ट्रांस फॉर्म को अपन कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। अब तो याद आ गया फ्यूमेरिक एसिड। अगर ग्लाइकोलाइसिस जैसा कुछ पढ़ रखा हो, अभी नहीं पढ़ रखा, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड, मलैइक एसिड, ऐसे नाम आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे, सेल की फिजियोलॉजी में। तो फ्यूमेरिक एसिड जो कि ट्रांसफॉर्म होती है, तो ट्रांसफॉर्म को अपन इसको सीधा फ्यूमेरिक एसिड लिख देते हैं। आगे तो आगे देखिएगा, आगे देख लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस तरीके से अपन सिस और ट्रांस डिसाइड करते हैं, ये तो अपन को अब आ गया। कैसा भी स्ट्रक्चर लिख रखा हो अपन देख लेंगे, सेम ग्रुप एक जगह है तो सिस हो गया, अपोजिट चले गए सेम ग्रुप तो ट्रांस हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी सेम ग्रुप नहीं होता है, सेम ग्रुप आपको दिखाई ही नहीं देगा। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं, तो कंपाउंड मैंने लिख दिया, इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी भी 2 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन में। अब इसके पास जुड़ा हुआ है CH3 और इसके पास जुड़ा हुआ है H, इधर जुड़ा हुआ है C2H5 और इधर जुड़ा हुआ है OH। अब यहां पर क्योंकि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये है क्या, नहीं ना, अभी आप इसमें सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम ग्रुप तो मिला ही नहीं। अरे कोई एक तो मिलता, इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन तो मिलता नहीं है, मिथाइल है तो मिथाइल तो मिलता नहीं है। तो जब कोई ग्रुप सेम कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों कार्बन पर कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रही है, तो फिर यहां पर इस तरीके के कंपाउंड्स में भी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म तो पाई जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पाई जाएगी, क्योंकि अभी मिथाइल के सामने OH है और H के सामने C2H5 है। क्या ये इसका दूसरा आइसोमर नहीं हो सकता कि जहां मिथाइल के सामने क्या हो जाएगा, मिथाइल के सामने C2H5 हो जाएगा और H के सामने OH हो जाएगा। ये बना ना, ओरिएंटेशन तो चेंज हुआ स्पेस में, दूसरा आइसोमर बना, रिपल्सन्स में कहीं ना कहीं जोड़ घटा हुआ, तो 2 अलग अलग आइसोमर तो बने, लेकिन इनको किसको सिस कहें और किसको ट्रांस कहें, ये तो एक समस्या वाली बात हो गई। तो यहाँ पर हम सहारा लेते हैं, जब इस तरीके के कंपाउंड आ जाते हैं तो यहाँ पर हम सहारा लेते हैं एक सिस्टम का, ठीक है ना, और वो सिस्टम है EZ सिस्टम।
ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर भी कोई भी ग्रुप अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो वहां पर अपन सिस्टम का सहारा लेते हैं, कौन सा, EZ सिस्टम का सहारा लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। केसिस होगा या ट्रांस होगा तो उसको अपन ऐसे कंपाउंड्स के लिए अपन लेते हैं EZ सिस्टम। अब ये EZ सिस्टम है क्या, ठीक ना, तो अपन कैपिटल E और Z सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये है क्या, E स्टैंड्स फॉर एंटजेजिन, E स्टैंड्स फॉर एंटजेजिन एंड Z स्टैंड फॉर जजामेन, Z स्टैंड हियर फॉर जजामेन। या अपन एक शॉर्ट ट्रिक में अगर कहें, इतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं है कि एंटीजेजिन बोल रहे हैं और जजामेन बोल रहे हैं, E और Z बोलेंगे। E कब बोलेंगे कि जब अपने को ट्रांस वाली स्थिति दिखेगी तो क्या बोल देंगे, E। ट्रांस जैसी स्थिति अगर दिखती है तो अपन उसको E बोल देंगे, और अगर सिस जैसी स्थिति मिलती है, दिखाई देती है, तो अपन उसको जजामेन बोल देंगे या Z बोल देंगे, ठीक है ना। तो E और Z का पहले ये देख लिया कि ये क्या है, तो एंटजेजिन और जजामेन इनकी फुल फॉर्म है। और एंटजेजिन कब लिखते हैं, जब ट्रांस जैसी स्थिति अगर अपने को दिखाई देगी तो अपन उसको एंटजेजिन बोल देंगे, और जजामेन कब बोलेंगे, जब सिस जैसी स्थिति दिखाई देगी। अब ये ट्रांस और सिस दिखाई कैसे देंगे, तो देखते हैं। यहां पर अपन एक ऑर्डर सेट करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का है, 4 ग्रुप है, चारों डिफरेंट है, तो उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सेट करना आना चाहिए, डिसाइड करना आना चाहिए। और वो कैसे सेट होगा, वही दिखाता है ये EZ सिस्टम। इसको हम CIP सिस्टम भी कह देते हैं। CIP सिस्टम, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, CIP सिस्टम भी कह देते हैं, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ज्यादा जरूरी नहीं है अंदर जाना कि CIP का फुल फॉर्म आप याद करते फिर रहे, नहीं। CIP सिस्टम या EZ सिस्टम। कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग ने क्या बताया कि जब अभी जैसे मैंने दिखाया था आपको, जब कंपाउंड इस तरीके का आपके सामने होता है जहां आप सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहां सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। और प्रायोरिटी ऑर्डर किस हिसाब से सेट करेंगे, EZ के हिसाब से। EZ आपको बताएगा कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया जाता है। तो पहला स्टेप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है, और प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया तो फिर लास्ट स्टेप बहुत ईजी स्टेप है, फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं इन ग्रुप्स में, तो कहां से स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी एक कार्बन पर प्रेजेंट दोनों ग्रुप्स के बीच में कौन सा ग्रुप प्रायोर है, कौन सा ग्रुप प्रायोर है, उसकी प्रायोरिटी यहां सेट करेंगे। जिसकी प्रायोरिटी इन दोनों में से किसी न किसी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसके लिए 1 लिख देंगे, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके लिए 2 लिख देंगे। सेम नेक्स्ट कार्बन एटम पर भी करना है। ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसके लिए 1 लिख देंगे, और जिसकी कम होगी उसके लिए 2 लिख देंगे। अब अगर 1 और 1 अगर सेम डायरेक्शन में आ गए तो कैसा हो गया, सिस, तो क्या लिखेंगे, Z लिख देंगे। और अगर अपोजिट पहुंच गया, यहां 1 इसको मिल रहा है, उधर 1 उसको मिल रहा है, तो वो ट्रांस स्थिति में तो उसको अपन क्या बोल देंगे, E आइसोमर बोल देंगे। तो प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं ये बताएगा अपन को EZ सिस्टम, CIP सिस्टम। तो करें इसकी प्रायोरिटी सेट, तो देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी के कुछ रूल है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने के रूल हैं। तो EZ सिस्टम में अपन पहला स्टेप अपना है प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां सेट करना सीख लीजिएगा, और बहुत इजी है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपने सेट कर लिया है तो फिर आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी अपने को इस प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक ना। और प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो जाएगा तो फिर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो देखें इसके नियम क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है। तो पहले ये देख लेते हैं प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है। सबसे पहले डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो एटम्स है, डायरेक्टली बॉन्डेड जो एटम है, उसका एटॉमिक मास देखते हैं। जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, बस बात ही खत्म, ठीक है। क्या पहला रूल है, हाई मास हाई प्रायोरिटी, बस बात ही खत्म। ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम विद किसके साथ, विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, है ना, विद डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन एटम होगा, उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा, सबसे पहले उसके एटॉमिक मास को देखेंगे। जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो जरा बताना, अगर मेरे साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड अगर हाइड्रोजन एटम है, और एक पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और दूसरे पे जुड़ा हुआ है ड्यूटेरियम, तीसरे पे जुड़ा हुआ है ट्रिटियम।
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करेंगे आप कि हाइड्रोजन में जो प्रोटियम होता है, पहला आइसोटोप जो होता है, जो 99.99% मिलता है नेचर में, ये इसका मास कितना होता है 1। और जो दूसरा आइसोटोप है, दूसरा जो आइसोटोप है 0.01% जिसकी प्राथमिक प्रायोरिटी होती, क्या कहते हैं, अबंडेंस होती है नेचर में, वो उसका मास कितना होता है 2। और जो तीसरा जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम, इसका मास कितना होता है 3। अब बताएं अगर ये जुड़े हुए हैं तो प्रायोरिटी किसको फर्स्ट दोगे? टॉप प्रायोरिटी पे ट्रिटियम जाएगा, नेक्स्ट टू द प्रायोरिटी ड्यूटेरियम जाएगा, एंड नेक्स्ट टू द ड्यूटेरियम प्रोटियम जाएगा, है ना। तो मास देख लेंगे आप, मास देखने के बाद आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। तो वापस से मैं ले चलता हूं आपको पहले वाले एग्जांपल की तरफ जो मैंने अभी बोर्ड पे लिख दिया था, जरा इसको आप नोट डाउन करें। अभी देखो ये मैंने लिखा था, अब यहां पर अपन प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें। डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो भी डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होगा उसकी प्रायोरिटी देखेंगे। इस कार्बन से जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस पे जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनकी प्रायोरिटी सेट करने जा रहे हैं हम। इधर से डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है? H का मास कितना होता है 1 होता है। और इधर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। पहले तो C है डायरेक्टली, तो बाद तो H जो है वो इस कार्बन से थोड़े ना बॉन्डेड है, H तो उस कार्बन से बॉन्डेड है जो कि इस C से बॉन्डेड है। तो पहली चीज क्या देखते हैं? डायरेक्टली बॉन्डेड एटम लिखा है ना, तो डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है? C, मास कितना होता है 12। यहां कौन है? H, मास कितना होता है? तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? तो इसको 1 लिख दे, बोलो इसको 1 लिख दे। ये 1 प्रायोरिटी ऑर्डर पे सेट हो गया। तो इसकी कौन सी हो गई? इसकी तो 2 हो गई सॉरी। अब इधर देख लेते हैं, तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कौन है? ऑक्सीजन। कितना होता है मास? 16। उधर कौन है डायरेक्टली बॉन्डेड? कार्बन। C2H5 नहीं, C। पहले डायरेक्टली बॉन्डेड एटम को देखेंगे, C है, तो मास कितना होता है 12। तो कौन हो गया इधर प्रायोरिटी में? OH हो गया। तो इसकी प्रायोरिटी 1 लिख देंगे और इसकी प्रायोरिटी 2 लिख देंगे। अरे देखो ना, अब बस कुछ नहीं, जब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लिया तो देख लो, सेम ग्रुप अगर सेम जगह पे आ रहे हैं तो Z, अपोजिट जा रहे हैं तो E। कैसा हो गया ये? E हो गया, ट्रांस पे जा रहा है, ट्रांस जैसा दिखता है तो अपन क्या लिखते हैं? E लिख देते हैं। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? E हो गया, ठीक है। अरे दे सकते हो EZ सिस्टम, आसान है। ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। अभी दूसरा स्टेप क्या है कि जब दोनों अगर बॉन्डेड एटम, अगर जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है सेम हो तो फिर दूसरा नियम लाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो तब तक। पहला रूल तो देख लिया कि हाई मास हाई प्रायोरिटी, वो भी डायरेक्टली बॉन्डेड एटम की। लेकिन अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कॉमन हो जाए तो दूसरा रूल क्या कहता है? अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम अगर कॉमन हो जाए तो क्या होगा? अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम अगर कॉमन हो रहा है तो फिर क्या करेंगे बताओ। अब देखिए पहला रूल, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम हाई मास हाई प्रायोरिटी। अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम ही कॉमन हो जाए दोनों तरफ, इधर भी कार्बन हो जाए उधर भी कार्बन हो जाए, या एक तरफ ऑक्सीजन है और दूसरे वाले में भी ऑक्सीजन हो जाए, तो फिर कैसे इसको डिसाइड करेंगे? तो दूसरा रूल क्या है? अगर कॉमन हो जाए, अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम अगर क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, तो कॉमन डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स अगर कॉमन हो जाए तो फिर क्या करते हैं? तो फिर उससे बंधे हुए उसके साथ बॉन्डेड अदर ग्रुप्स को देखते हैं। फिर देखते हैं अदर ग्रुप्स को कि भैया किसके पास मास ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको अपन एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो फिर क्या देखते हैं? नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स को देखते हैं, नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स का मास देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जो बॉन्डेड है एटम्स हैं उसके साथ उसका मास अपन देखेंगे। तो जहां ज्यादा दिखेगा वो हाई प्रायोरिटी पे चला जाएगा, जहां कम दिखेगा वहां लोअर प्रायोरिटी पे आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बॉन्डेड एटम को अपन देखेंगे। मान लीजिएगा कि ये कोई डबल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम था, इसके साथ एक वैलेंसी ये है और एक वैलेंसी ये है ना, यही है। अब इसके साथ ये वाली वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है CH3 और इस वाली वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है CH2CH3। तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम तो कॉमन हो गया ना, कार्बन इधर भी है और कार्बन उधर भी है। और मान लो कि इधर मैंने कह दिया कि H है और ये Br है, चलो देख लेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेते हैं इसका। यहां पर दिक्कत आने वाली है क्योंकि दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कार्बन है। तो फिर जब कॉमन हो जाता है तो फिर हमारा रूल क्या कहता है कि नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स को देख लेते हैं।
तो यहां कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इधर देखें तो 2 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो कहां पर आपको बात में वजन ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहां पर आपको मास में प्रायोरिटी ज्यादा दिख रही है या मास ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? नीचे वाले में आपको मास ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों है मास ज्यादा? क्योंकि बॉन्डेड एटम का मास ज्यादा है, तो ज्यादा है मास, तो क्या कर सकते हैं इसको ज्यादा ही लेना पड़ेगा। तो ज्यादा लेना पड़ेगा, तो हाई प्रायोरिटी पे कौन आ गया? ये हाई प्रायोरिटी पे तो 1 दे देंगे इसको, और इसको क्या दे देंगे 2, और इधर क्या हो गया, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन में किसका मास ज्यादा? क्योंकि हाइड्रोजन तो दुनिया का सबसे क्या है, सबसे हल्का एलिमेंट है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी? ब्रोमीन की। 2 पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये कैसा आइसोमर हुआ? यानी जेड, ठीक ना। सिस जैसा दिखाई दे तो जेड कह देते हैं, और ट्रांस जैसा दिखाई दे तो ई कह देते हैं। सिंपल, नोट डाउन करिएगा इसको। तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल, अगर कहीं जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनमें अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है इनमें, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड को 2 बार कंसीडर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार कंसीडर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उसके साथ जो अदर एटम्स जो बॉन्डेड है वो भी कॉमन हो जाते हैं, ठीक है ना। तब फिर अपने को यहां पर थोड़ी सी बारीकी से या थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना पड़ता है कि भाई कहां पर अपने को प्रायोरिटी ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड को 2 बार लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड 2 टाइम्स, है ना। एंड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, इज कंसीडर्ड 3 टाइम्स। अब ये क्या है इसको अपन समझेंगे एग्जांपल लेकर के, ठीक ना। तो डबल बॉन्ड को 2 बार कंसीडर करने का है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार कंसीडर कर लेने का है। जिसके साथ भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उस एटम को 3 बार कंसीडर करने का है, और डबल बॉन्ड है तो उस एटम को 2 बार कंसीडर करने का जिसके साथ भी डबल बॉन्ड है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे ही बात सीधी सी समझ में नहीं आएगी, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ये कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और यहां पर कोई ग्रुप मान लीजिए, ये तो ठीक है कि CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ C3H7 जुड़ा हुआ है, C3H7 जुड़ा हुआ है। तो यहां पर प्रायोरिटी तो आप देख देंगे, प्रायोरिटी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। लेकिन इधर बात जो अपन जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं इस पर, यहाँ क्या है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है CHO और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है। अपने को इस वाले कार्बन पर अपने को क्या करना है, कंसीडरेशन देना है। इस सेकंड वाले कार्बन एटम पर अपन को कंसीडरेशन देना है, यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो पहला वाला कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है वो तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अब इस कार्बन से बॉन्डेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन। कुल मिला के 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का सेटअप है। इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। आप डायरेक्टली देखेंगे तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे? नीचे वाले को। यहां आपको ज्यादा मास दिखाई देता है, ज्यादा हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, एक एक है, और यहां लेकिन हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है तो इसको आप प्रायोरिटी 1 दे देंगे। लेकिन यहां इसको प्रायोरिटी 1 देने से पहले अपन एक सावधानी बरतेंगे। इस CHO को खोल के देखेंगे, ये CHO होता क्या है। तो ये आपको पता है ना CHO क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H होता है ना, इसी को तो CHO कहते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखाया है, डबल बॉन्ड को 2 टाइम्स कंसीडर कर लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? 2 कंसीडर करेंगे आप, न कि 1, ठीक है। क्यों क्यों 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड होता तो 3 ऑक्सीजन कंसीडर करते हुए बताते। अभी तो डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब बताओ इसके पास 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है,
और इसके पास एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है। अरे बताओ ना कहाँ ज्यादा हो गई प्रायोरिटी, ऊपर ज्यादा हो गई ना। तो प्रायोरिटी 1 आप इसको देंगे तो ये क्या हो गया, सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया। इधर देख लेते हैं तो प्रायोरिटी 1 पे ये है और प्रायोरिटी 2 पे ऊपर वाला है। तो देख लेते हैं क्या हो गया ये, यानी ये हो गया। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। मिटाओ इसको लिख लीजिएगा। वन अनदर एग्जांपल देख लेते हैं अपन, और वो क्या है तो देखिए जरा, जिसमें कि अपन ट्रिपल बॉन्ड की कंसेप्ट करेंगे। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई डबल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स थे, यहाँ H जुड़ा हुआ था और यहाँ D जुड़ा हुआ था, और इधर अपने पास C2H5 है यानी CH2CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ा हुआ है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। इधर तो देखेंगे तो यहाँ तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में तो जिसका मास ज्यादा वो हाई प्रायर हो गया। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम कितनी प्रायोरिटी लेगा 1, और प्रोटियम कितनी प्रायोरिटी लेगा 2। इधर देख लेते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम पर क्या है 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम भी सेम है और सारी स्थितियां सेम सी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार कंसीडर करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार कंसीडर कर लीजिएगा। तो कैसे इसको क्या लिखेंगे कि ये ऐसे है, 3C से जुड़ा हुआ है। बोलो, अरे ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार कंसीडर करेंगे ना। इस वाले कार्बन ने एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब यह है कि इस कार्बन ने 3 कार्बन के साथ क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखी है। तो यानी इस वाले कार्बन पर 3 कार्बन है और इस वाले पर एक ही कार्बन है, ये कॉमन हो गई ना इन पर। इस पर क्या है 2 हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा हुआ है। इधर देखेंगे तो इस पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 CH जुड़े हुए हैं। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, नीचे वाले की, एल्काइन की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई और इसकी कम हो गई। अरे बात समझ में आई क्या। अब बताओ, ये सिस दिख रहा है आपको या ट्रांस जैसा दिखाई दे रहा है, सिस जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे ई या जेड, जेड लिखेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ ये आज अपना ईजेड सिस्टम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ, या सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई और आगे देखेंगे। ठीक है।